चेतावनी की घंटियां बज रही हैं और इस बार ये क्रेमलिन में बज रही हैं। एक शीर्ष रूसी अधिकारी ने अभी अभी एक सार्वजनिक लेख लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि गृह युद्ध पुतिन के रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह कोई वहम नहीं है, यह उनका काम है। वह चेतावनी देते हैं कि देश को राजनीतिक व्यवस्था के पतन और जनता के विश्वास की विनाशकारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। यह डर जायज है। पुतिन की युद्ध में विफलता ने विश्वासघात का संकट पैदा कर दिया है। युवा रूसी लोग युद्ध विरोधी गीत गा रहे हैं, युद्ध समर्थक प्रचारक रूसी राज्य के पतन की मांग कर रहे हैं और सैनिक आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपमान है अच्छा जार बुरा लड़का रणनीति। आप देख रहे हैं, इस पूरे समस्या को हल करने के लिए अधिकारी रूस में नेतृत्व के लिए योग्यता आधारित प्रणाली की सिफारिश कर रहे हैं। सोचिए, क्या पुतिन रूसी साम्राज्य फिर बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी 24 रिश्तेदारों को पदों पर नियुक्त किया है? पतन आने वाला है और पुतिन इसे रोकने के बजाय वंश बनाने में ही व्यस्त हैं। अब ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, खुद रूसी लोग भी इस प्रवृत्ति को देखना शुरू कर चुके हैं। वे देख रहे हैं कि 1994 में रूस ने एक युद्ध में हिस्सा लिया और 3 साल बाद जड़ चला गया, साम्राज्य भी चला गया। 1989 में रूस ने अफगानिस्तान में 10 साल के युद्ध का अनुभव किया और 2 साल बाद सोवियत साम्राज्य ढह गया। और अब पुतिन एक ऐसे युद्ध में है जो प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा लंबा चल रहा है और इसी वजह से वे रूसी पतन की बात कर रहे हैं और वे इसे रूसी जनता के सामने कह रहे हैं। सुनिए, आप खुद समझते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं दोहराता हूं, बहुत बहुत कठिन समय आने वाला है। लंबा युद्ध आर्थिक संकट बनेगा, आर्थिक संकट सामाजिक फिर राजनीतिक संकट में बदलेगा। मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, जो लोग नहीं जानते कि कल क्या होगा, उन्हें 9वीं से 10वीं कक्षा की इतिहास की किताबें खोल लेनी चाहिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा था 100 साल पहले, 100, 110, 120 साल पहले। इसमें किस चीज ने योगदान दिया? पहला विश्व युद्ध, है ना? 3 साल का युद्ध, जनता की गरीबी, सेना में असंतोष, उत्पादन में गिरावट और नतीजतन एक गृह युद्ध। तो क्रांति और फिर गृह युद्ध। हाँ, पहले उन्होंने ज़र को हटाया, उन्हें लगा कि ऐसा करना बेहतर होगा और बाद में बोल्शेविक आए। अगर मक्सिम और मुझ पर विश्वास नहीं है तो इतिहास की किताब पढ़ लें, तारीखें और नाम बदलें, पहेली तुरंत सुलझ जाएगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ। इतिहास वही है, बस तारीखें और उपनाम बदलते हैं और आपकी मौजिक तुरंत बनेगी। यूरोप मैं आपको बताता हूं कि एक अलोकप्रिय युद्ध के 3 साल ही सीमा है। मैंने ऐसे संस्मरण पढ़े हैं जो कहते हैं एक अलोकप्रिय युद्ध के 3 साल बाद दिसंबर 1916 में रूसी सैनिकों ने पहली बार हमले से इनकार किया। क्या व्यापारी लोग घर पर जश्न मना रहे हैं और हमें मशीन गन की गोलियों के नीचे जाना है? यह 1916 के अंत में है। फरवरी 1917 से 3 महीने पहले शुरू हुआ। यह साफ है कि लड़के ये शुरू हो गया है। खैर, ये साफ है कि खैर, फिर रोटी की कमी शुरू हो गई। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर हमें नहीं मानते तो इतिहास को माने। इतिहास खुद को दोहराने का तरीका जानता है। यह एक सर्पिल में चलता है। हर चीज एक सर्पिल में चलती है दोस्तों। देखिए, क्रेमलिन भी देख रहा है। इसी कारण एक क्रेमलिन अधिकारी ने हाल ही में रूसी मीडिया में चौंकाने वाला लेख छापा है। इस लेख का शीर्षक था हम कौन हैं। यह लेख राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यालय के सामाजिक प्रक्रियाओं विश्लेषण विभाग के प्रमुख ने लिखा था। मूल रूप से वह एक समाजशास्त्री हैं और उनका काम ऐसे रुझानों पर नजर रखना है। इस लेख में उन्होंने इसे साफ तरीके से बताया है। गृह युद्ध रूस के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब वह अन्य चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं जिन्हें हम जल्द कवर करेंगे। सौभाग्य से वह सिर्फ समस्याएं नहीं बताते बल्कि समाधान भी देते हैं। आखिरकार वह क्रेमलिन के लिए काम करते हैं। तो गृह युद्ध की समस्या के लिए जो समाधान उन्होंने दिया वह काफी सरल था। रूस को एकजुट और संगठित समाज बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रूस को हम अपने लोगों को नहीं छोड़ते वाली विचारधारा अपनानी होगी। अब मैं ईमानदार रहूंगा। मुझे लगता है कि यह संदेश रूसी कमांडरों को फ्रंट लाइन पर भेजना चाहिए क्योंकि वे अपने सैनिकों से ऐसा ही व्यवहार करते हैं। सुनिए, आइए कमांड्स को सुनते हैं। अगर आप कमांड्स नहीं मानेंगे या काम छोड़ेंगे
मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं सबको मिसिंग रिपोर्ट कर दूंगा और फिर सबको गोली मार दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ऊपर कौन है। तुम सब, तुम्हारा ग्रुप हरामी लोग, बस उस आदमी को छोड़कर तुम सब कमीने हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, साबित करो कि तुम मर्द हो। उन्हें साबित करके दिखाओ कि तुम मर्द हो। वो आगे कहता है कि पुतिन द्वारा शुरू किया गया युद्ध असल में अच्छा है और फिर से वो क्रेमलिन के लिए काम करता है। तुम लोग क्या सोचते हो कि वो क्या कहने वाला था? लेकिन उसके पास इस युद्ध को एक सकारात्मक चीज में बदलने का बहुत अनोखा तरीका है और मुझ पर भरोसा करो, तुम हैरान हो जाओगे तो बैठ जाओ। वो कहता है कि इस युद्ध से पहले रूसी अमीर लोग सिर्फ अपने बच्चों को विदेश भेजने और विदेश में रिटायरमेंट प्लान बनाने पर ही ध्यान देते थे, लेकिन अब खास सैन्य अभियान की वजह से रूसी अमीर लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते और वो कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुद को बहुत सकारात्मक इंसान मानता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करनी चाहिए। रूसी लोग सकारात्मकता ढूंढने में बहुत अच्छे हैं। अब चलिए लेख के साथ आगे बढ़ते हैं। अब वह यह भी कहते हैं कि रूस के सामने जो एक और बड़ी समस्या है वह है सरकार में जनता का भरोसा कम होना। और सच कहूं तो अगर मेरी सरकार कहे कि वे 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और वह अब भी जारी है, 3 साल 6 महीने बाद मेरा भरोसा कम हो जाएगा। पर चिंता न करें, उनके पास हल है। इस समस्या के समाधान के लिए वे कहते हैं कि रूस में नेतृत्व पद योग्यता के आधार पर भरे जाने चाहिए। इस तरह सबसे सक्षम व्यक्तियों को सत्ता की स्थिति में रखा जाता है। और फिर से मुझे लगता है कि उन्हें यह लेख पुतिन को भेजना चाहिए। इस महीने ही छपे एक लेख के अनुसार पुतिन ने अपने 24 रिश्तेदारों को आधिकारिक पदों पर पदोन्नत किया है, जो कि 100 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि रूस जैसे देश के लिए भी। अब मुझे यकीन है कि आप लोग जानते होंगे, करीब 110 साल पहले रूस में रूसी साम्राज्य था जिसे जार निकोलस द्वितीय शासित करते थे। अब पुतिन अपने परिवार व दोस्तों के साथ साम्राज्य फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी केंद्र में हैं। रूस में योग्यता आधारित प्रणाली नहीं है, केवल पुतिन के विश्वासी ही सत्ता में आते हैं। यही वजह है कि पुतिन को जंग के लिए समर्थन खोना पड़ रहा है। मुझे पता है आप क्या कहेंगे, रूस ऐसा देश नहीं है जहां जनमत मायने रखता हो, लेकिन फिर भी वहां सर्वे होते हैं और हाल के सर्वे पुतिन के लिए अच्छे नहीं थे। रूस में पहली बार आक्रमण शुरू हुआ। 56% रूसी कहते हैं कि वे यूक्रेन युद्ध से बहुत थक चुके हैं और 83% ने युद्ध से थकान स्वीकार की है। युद्ध के समर्थन में 20% कमी आई। महंगाई और टैक्स तेजी से बढ़े। 3 गुना ज्यादा लोग मानते हैं कि युद्ध से उनकी जिंदगी और खराब हुई है। लेकिन कम से कम सकारात्मक पक्ष भी देखें। रूसी अभिजात वर्ग भी आम लोगों की तरह परेशान हैं। वे देश नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्हें खुशी होगी। अब मैं आप सभी दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आप रूस के जहान होते और लोग आपके शुरू किए युद्ध से खुश होते तो आप क्या करते? तो क्या आपने कहा कि आप युद्ध से बाहर आ जाते? यही कारण है कि आप जार नहीं हैं, क्योंकि आप जार की तरह नहीं सोचते। यही व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। क्रेमलिन कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सेवाओं पर रिकॉर्ड खर्च करने की योजना बना रहा है। यहाँ सबक बहुत सीधा है। अगर लोग नाराज हैं तो आपको कानून प्रवर्तन के नाम पर अपनी गुप्त पुलिस का बजट बढ़ाना होगा। बिल्कुल, यही जोसेफ स्टालिन ने किया था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने बाद में समझा कि ऐसा हमेशा नहीं किया जा सकता। दिन के अंत में बिल हमेशा चुकाना ही पड़ता है और दुर्भाग्य से रूस उस बिल को चुकाने की हालत में नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र के अधिकारी भी जो व्लादिमीर पुतिन के लिए हथियार बनाते हैं, जो युद्ध से लाभ ले रहे हैं, वही 1991 जैसी तबाही की चेतावनी दे रहे हैं। मैंने यह पहले भी दिखाया है, अगर आपसे छूट गई हो तो सुन लें। ये असली क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का असली क्षेत्र। फिर से रक्षा उद्योग में किसी न किसी रूप में काम करने वालों को छोड़कर बाकी सभी बहुत ही निराशाजनक स्थिति में हैं, क्योंकि पैसा महंगा हो गया है, मूल्य ह्रास बढ़ रहा है, लागतें बढ़ रही हैं और सस्ती आवरण सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां से तुरंत बाहर निकलो। हर कोई नकदी प्रवाह की कमी का सामना कर रहा है। हर कोई। हम देख रहे हैं कि बार्टर डील्स फिर लौट रही हैं, जैसे 1990 के दिनों में थीं। और जाहिर है इन हालातों में कोई आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसमें कोई विकास नहीं हो सकता।
असल में युद्ध की लागत खून और पैसे दोनों में इतनी ज्यादा है कि अब पुतिन भी इसे छुपा नहीं सकते। एक विश्लेषण के मुताबिक रूसी हताहतों की संख्या 11 या 12 मिलियन तक पहुंच गई है। इनमें से 1,10,000 हताहत प्रोकोस शहर में हुए। पुतिन इसे मानना नहीं चाहते। इसी वजह से कुछ हफ्ते पहले पुतिन जनता के सामने आए और उन्होंने बताया कि उनकी सेना ने शहर को घेर लिया है, जबकि असलियत में यह सच नहीं था। जब उन्होंने यह कहा तब भी यह सच नहीं था, और अब 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय बाद भी यह सच नहीं है। पुतिन का झूठ बोलना हैरानी की बात नहीं, हैरानी यह है कि अब रूसी लोग खुद इस झूठ को उजागर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रूसी युद्ध ब्लॉगर जो युद्ध के समर्थक हैं, वे सार्वजनिक रूप से पुतिन से इन सभी दावों के सबूत मांग रहे हैं। वे जानते हैं कि शहर घिरा नहीं है और पुतिन झूठ बोल रहे हैं। बस सुनिए। मुझे लगता है कि हमें जो करना चाहिए वो ये है कि यूक्रेन को रूस की सैन्य या रक्षा उद्योग पर हमला करने की क्षमता देनी चाहिए, और उसके लिए जो उपकरण चाहिए वही सबसे ज़रूरी है। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों ने सुना होगा कि रूस प्रोकोरोव की दिशा में बढ़त बना रहा है, लेकिन यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा पुतिन दावा कर रहे हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि पुतिन नवंबर 2024 में इस शहर पर कब्जा करना चाहते थे, और अब हम नवंबर 2025 के बीच में हैं, और रूसी सैनिक अभी भी शहर में सुरक्षित नहीं हैं। बस इस अगले क्लिप को देखिए। यह चौंकाने वाला है कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हर जगह हैं। यह सबसे पागल क्लिप्स में से एक है जो मैंने देखी है। देखिए। हाँ, यही वह है जिसमें मुझे लगता है कि आप ड्रोन की आवाज सुन सकते हैं। अंदर हाँ, ऑडियो ठीक से नहीं आया। कम से कम मेरे हेडफोन में नहीं आया, पर शायद रिकॉर्डिंग में आ जाए। आप वो चीखने जैसी आवाज सुन सकते हैं। हाँ, शायद कम से कम 3 ड्रोन ने इसे मारा था। मुझे लगता है कि ये लोग एक शिपिंग कंटेनर में थे। वो आवाज आ रही है। वो गिर गया। भागो, रुको, चुप रहो, चुप रहो। वो रहा। वही है। वो वही आदमी है जो चिल्ला रहा था, पीट रहा था। हाँ, हम थे। जब हम नाव में उसे देख रहे थे, उसके पास पहले ही टॉर्निकेट था उसके पैर पर, जो कि बुरी बात नहीं है, है ना? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? इसमें बुरा क्या हो सकता है? नहीं, उसमें बुराई नहीं है। बुरी बात नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता आप इसे कैसे संभालेंगे कि ये न गिरे, लेकिन ये सबसे बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, जानते हो, मैं अपना टॉर्निकेट अपनी मेड किट में रखता था, लेकिन यूक्रेन में उनके पास इससे बेहतर आइडिया है। इसे अपने कंधे पर पहनते हैं ताकि लोगों को ढूंढना न पड़े। अगर आपको इसकी जरूरत हो। हाँ, ठीक है। इन लोगों के लिए बुरी बात यह है कि 3 ड्रोन ने इस घर पर हमला किया और ऊपर एक ड्रोन निगरानी कर रहा था, और उन्होंने किसी को बाहर आते नहीं देखा, तो वे इस लक्ष्य को बार बार मारते रहेंगे। और एक आदमी घायल है। सील्स में हमारे पास एक नियम है, सबसे पहले हम कभी भी एक व्यक्ति को कहीं अकेले नहीं भेजते। हमेशा एक स्वयं बड़ी होती है, और मैदान पर सबसे कम संख्या में लोग जो खुद को संभाल सकते हैं और घायल साथी को बाहर ला सकते हैं, वो 3 होते हैं। अक्सर आप 4 लोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये वही बातें हैं जो आप अपने सैनिकों को सिखाते हैं। ये लोग जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अब ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जो हम हर हफ्ते अपनी नई सीरीज बैटलफील्ड ब्रेकडाउन में कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश हम कई क्लिप्स YouTube पर नहीं डाल सकते, क्योंकि YouTube हमारी वीडियो को सीमित या डिलीट कर सकता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, और मुझे लगता है इसे कवर करना जरूरी है। इसीलिए हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया, बेसिक्स इनसाइडर। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है।
कोई हमें ये नहीं बताता कि हम क्या कवर कर सकते हैं और क्या नहीं। हम कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि कौन सी चीज विज्ञापनदाता को पसंद आएगी और कौन सी नहीं। यह वेबसाइट आपके समर्थन से चलती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे वीडियो देखने में दिलचस्पी है और उन विषयों में रुचि है जिन्हें YouTube हमें कवर करने नहीं देना चाहता, तो आपको जरूर हमारी वेबसाइट देखनी चाहिए basicsinsider.com। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साइन अप करते ही आप वे सभी वीडियो देख सकेंगे जो YouTube पर नहीं अपलोड हुए हैं। इसके अलावा आप चैनल और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा।